डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की फर्स्ट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान क्या है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इतिहास क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये यूनिट 4 वीडियो में कवर हो रही है, तो चारों वीडियो में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अब संविधान क्या होता है? संविधान एक दस्तावेज है जो किसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सरकार किस तरह कार्य करती है, राष्ट्रपति किस तरह कार्य करता है, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है, न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, शासन किस तरह चलता है, तो इन सब के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान समाज और सरकार के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। निर्णय लेने के लिए, सरकार चलाने के लिए, लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संविधान ज़रूरी है। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संविधान मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने में सहायता करता है। आर्टिकल 22 हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ये 26 जनवरी का ही दिन हमने क्यों चुना? क्योंकि 26 जनवरी का दिन प्री डिसाइडेड था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया गया और तब संपूर्ण स्वराज की कामना की गई। तो इसलिए 26 जनवरी का दिन प्री डिसाइडेड था और उसी दिन संविधान को लागू किया गया। हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को संविधान बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने इन समस्याओं का सामना बखूबी किया और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। सन 1934 में MM रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। 1945 में संविधान अधिकृत नीति में शामिल किया गया। हमारा जो देश में शासन है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों द्वारा लोगों पर शासन। सन 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की गई। उन्होंने कहा कि संविधान होना ज़रूरी है और उन्होंने लोकतंत्र के लिए मांग करी। सन 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान समिति का आयोजन किया गया, जिसमें उस वक्त 300 सदस्य थे, लेकिन सन 1949 में इसमें सदस्यों की संख्या बढ़कर 389 हो गई। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद को असेंबली का अस्थायी सदस्य चुना गया। 9 दिसंबर 1946 में संविधान बनना शुरू हुआ और यह 6 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो आप देख रहे हैं कितना अधिक समय संविधान को बनाने में लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक और बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, उनको स्थायी सदस्य चुना गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें एक अध्यक्ष थे और 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हम उनके इस योगदान को नहीं भूल सकते। भारत में जो संविधान है, जिस वक्त वो लिखा गया उसमें 448 अनुच्छेद थे, 25 पाठ, 12 अनुसूचियां और 10 संशोधन थे। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 26 नवंबर 1949 को काफ़ी संविधान लागू हो गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 26 जनवरी का दिन प्री डिसाइडेड था कि हमारा संविधान उस दिन लागू होगा, इसलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान का काफ़ी भाग लागू हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए। जब हमारा संविधान बना तो हमने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। हमने 60 देशों के संविधान को स्टडी किया, फिर हमने अपना संविधान बनाया। धर्मनिरपेक्षता मतलब भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। हमारे पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। हमारे जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे देश में 545 रियासतें थीं। वो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं, तो सरदार पटेल जी ने उन सभी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। तो उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में की गई और यह निर्णय लिया गया कि हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। यह 82 मीटर लंबा एक स्टैचू है। सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को संयुक्त भारत में मिलाया। इस दिवस की शुरुआत
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण से की जाती है। उसके बाद रन फॉर यूनिटी, एक दौड़ की जाती है जिसमें हमारे देश की एकता बनी रहे, उसकी कामना की जाती है और यह दिवस हर साल मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा है और यह गुजरात में नर्मदा नदी के पास केवड़िया कॉलोनी के पास है और इसके एकदम सामने सरदार सरोवर डैम है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आप ये है, इसका जो डिज़ाइन बनाया गया वो रामवी सूरत के द्वारा बनाया गया। यह स्टील से बना हुआ है और इस पर ब्रास और ब्रॉन्ज की परत चढ़ी हुई है। ब्रास और ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु होती है, उसकी परत चढ़ी हुई है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता। इसके निर्माण में 989 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह 182 मीटर ऊंचा है। इसमें 182 नंबर जो है गुजरात विधानसभा की सीटों की संख्या को बताता है। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई भी 182 मीटर है। सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी जिसमें 14 सदस्य थे। उसके बाद 1952 में हमारे देश में पहला आम चुनाव हुआ। जो पहला आम चुनाव था वो बहुत अधिक समय तक चला, क्योंकि उस वक्त जब चुनाव हुआ तो मतदाता जो थे उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं थी कि किस तरह से चुनाव होता है, और चुनाव लेने के लिए जो भी सरकारी लोग थे उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो इस चुनाव में बहुत अधिक समय लगा और पहले आम चुनाव के बाद जो सरकार सत्ता में आई वो थी कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रधानमंत्री चुना। हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं? हमने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया और विभिन्न देशों से हमें जो बातें अपने संविधान में रखने के लिए योग्य लगी उन सबको हमने अपने संविधान में रखा। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि का खास संरक्षण, राष्ट्रपति की महाअभियोग की प्रक्रिया, संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति, ये सब बातें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से हमने संसदीय प्रणाली ली। हमारी संसद जो है आपको पता है द्विसदनीय है, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। राज्यसभा जो है अपर हाउस है और लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। एकल नागरिकता यह हमने ब्रिटेन से लिया। मतलब एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति हैं वो सब भारतीय हैं। एकीकृत न्यायपालिका, एक ही न्यायपालिका, विधि कानून बनाने की प्रक्रिया, ये सब हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। हमारे संविधान के विस्तृत स्रोत हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश से लिया गया है, फ्रांस से भी लिया गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो मतलब जो हमारा संविधान है वो
एक मौलिक नहीं है। उसमें हमने विभिन्न देशों के संविधान से विभिन्न बातें ली हैं। सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। हम जो भारत के नागरिक हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्णायक मंडल की व्यवस्था, संसदीय प्रणाली के शीर्ष पर राष्ट्रपति का पद, जो संसद होती है उसका हेड कौन है? राष्ट्रपति। ये सब हमने आयरलैंड के संविधान से ली। आपातकालीन शक्तियां, इसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360 होता है। आपातकाल कब लगता है? अगर देश में जो आर्थिक व्यवस्था है वो खराब हो जाती है, या देश में गृह युद्ध हो जाता है, या कोई देश बाहर से हमारे देश पर आक्रमण कर दे, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये सब बातें हमने जर्मनी के संविधान से ली हैं। संघीय ढांचा, भारतीय संघ को यूनियन का नाम दिया गया और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। ये सब बातें हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। गणतंत्रात्मक राज्य, हमारा जो देश है वो एक गणतंत्र है। यह हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, जिस वक्त हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन अब कौन सा सन चल रहा है? 2021। उस वक्त परिस्थितियां अलग थीं और समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। तो जब परिस्थितियां बदलती हैं तो संविधान में भी संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया यह हमने साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है? राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। यह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो हम देखते हैं कि हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन संविधान से हमने जो अपने संविधान में योग्य रखने को मिला उनको लिया है। तो इस हमारे संविधान के अंदर मौलिकता का अभाव है। हमारा जो संविधान है वो लिखित में है और विशालकाय है, बहुत बड़ा है। जिस वक्त संविधान लिखा गया उस वक्त उसमें 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे, 22 पार्ट थे, 8 अनुसूचियां थीं और 104 संशोधन हुए। इस वक्त हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 पार्ट हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो संविधान है वो कितना बड़ा है। हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, जिसको हम प्रीएम्बल भी कहते हैं, वह है। हमारे संविधान के 25 पार्ट हैं। 25 पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य आते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। पहले हमारे संविधान में 450 अनुच्छेद लिखे गए थे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हमारा जो संविधान है वो लिखित है
और बहुत लंबा विशालकाय है। हमारे संविधान में एक प्रिएम्बल प्रस्तावना लिखी हुई है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फेडरल गवर्नमेंट, हमारा जो देश है उसमें संघीय सरकार है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारे देश में संसदीय सरकार है, एक संसद होती है और संसद के जो हमारे हेड हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। हमारे संसद के अंदर दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार है, 3 लेवल पर सरकार कार्य करती है। हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी लिखे गए हैं। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व भी हैं। हमारा संविधान पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर कैसे है कि बिना किसी वजह हम संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और लचीला कैसे है, परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश के अंदर इखरी नागरिकता है, मतलब हमारे देश के नागरिक भारतीय कहलाएंगे, चाहे वह उत्तर प्रदेश में रह रहे हों या मध्य प्रदेश में। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रंग, लिंग या धर्म के हों, उनको मत डालने का अधिकार है। पहले यह 21 साल था लेकिन अब इसको 18 साल कर दिया गया है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। हमारे संविधान को विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। हमारे संविधान के अंदर आपातकाल के लिए प्रावधान है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। घोषणा कब कर सकता है? अगर देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाए या देश में गृह युद्ध हो या देश के अंदर देश पर कोई सेना आक्रमण कर दे तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हमारा जो मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया है और इसका हिंदी वर्जन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी सदस्य थे संविधान कमेटी के, उनकी निगरानी में किया गया। हमारे संविधान के अंदर मौलिकता का अभाव है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। हमारा संविधान बहुत बड़ा है। संघात्मक शासन है। केंद्र में और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सूची में क्या होता है? केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में आपातकाल में केंद्र कानून बनाता है। जब आपात स्थिति होती है तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान मैंने अभी आपको बताया, यूएसए से लिया गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है ना तो राज्य धर्म में दखल देगा और धर्म राज्य के कामों में
दखल नहीं देगा। संविधान में हमारे संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। हमारे संविधान में सुधार भी किए जा सकते हैं। जब व्यक्ति के मौलिक अधिकार आड़े आते हैं तो संविधान हस्तक्षेप कर सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक के प्रावधान को अब खत्म कर दिया है। मुसलमानों में 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता था, तो उस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य में टकराव होता है तो केंद्र कानून बनाएगा। अपशिष्ट सूची में केवल केंद्र ही कानून बनाएगा। हमारे देश में संघात्मक शासन है। राष्ट्रपति हमारे देश की सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यदि हम दिल्ली में रहते हैं तो भी हम भारतीय ही कहलाएंगे। वी आर इंडियंस। हमारे देश के अंदर त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि हमारे देश में एक है और दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय होता है। हर एक राज्य के अंदर उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, वो ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है। जब हर 5 साल बाद हमारे देश में इलेक्शन होते हैं या जो सरकार बहुमत खो देती है, तब भी लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा भंग नहीं होती। इसके सदस्य हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। हमारे देश में कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष राज्य है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, और यह प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। समानता का मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या लिंग से संबंध करता हो, लेकिन वो सभी समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 17 से 32 तक दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये अधिकार क्या होते हैं। नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद
51 तक दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? कल्याणकारी राज्य के लिए जो भी जरूरी है उनको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। हमको उनके लिए राज्य पर दबाव नहीं डाल सकते कि ये हमें दिए जाए। अगर जरूरत है तो नीति निर्देशक तत्व हमें दिए जाएंगे। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन व सक्रियता का प्रावधान है, जुडिशियली रिव्यू और एक्टिज्म। यदि सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है तो वह हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट निचली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको रिव्यू करेगी। इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हमारे संविधान में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका का भी प्रावधान है। PIL क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास कोर्ट में जाने के लिए धन नहीं है या वो व्यक्ति कोर्ट में जाने से डरता है, उसको किसी ने धमकाया है, तो उसके बिहाफ पर कोई NGO या कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसको हम जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका के द्वारा लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से बनाया गया, हमारे संविधान में क्या विशेषताएं हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू very much.